लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 की सुबह कुछ अलग थी। सुबह सुबह तेज आंधी आई थी, मानो प्रकृति माँ भी आने वाले तूफान का संदेश दे रही हो। कैदियों को हैरानी तब होती है जब वार्डन चरक सिंह 4 बजे ही उन्हें अपनी अपनी कोठरियों में जाने का आदेश देते हैं। उन्होंने कारण नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आदेश ऊपर से आए हैं। हमेशा खुशमिजाज रहने वाला जेल का नाई बरकत आज कुछ गंभीर लग रहा था। आखिर उसके सब्र का पैमाना टूटता है और वह हर कोठरी के सामने फुसफुसा के कहता है, आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होने वाली है। इस खबर ने सारे कैदियों को झंझोर के रख दिया। उन्होंने बरकत से गुजारिश की कि फांसी के बाद वो भगत सिंह की कोई भी चीज़ जैसे पेन, कंघा, घड़ी उन्हें ला के दे, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहाँ से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि इस पे किसका अधिकार होगा। आखिर में ड्रॉ निकाला गया। तो आखिर भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई क्यों गई थी और क्या था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस? दरअसल अंग्रेज सरकार ने दिल्ली असेंबली में 2 बिल पास किए थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो कि बहुत ही दमनकारी बिल थे। इनके पास होने का सीधा सीधा मतलब था कि देशभक्तों में जो क्रांतिकारी का बीज पनप रहा है उसे अंकुरित होने से पहले ही खत्म कर देना। और इसी के विरोध में 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर ने असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। इस बम को फोड़ने का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, इसलिए बम भी असेंबली में खाली जगह पे ही फोड़ा गया। इसके बाद वो दोनों भागे नहीं, उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी करवाई। और इसी के संदर्भ में 8 अक्टूबर 1930 के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और उस समय इस फांसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देख के अंग्रेज सरकार डरी हुई थी। उनका मानना था कि अगर 3 तारीख को फांसी दी गई तो जनता विरोध करेगी और अंग्रेजी सरकार के लिए उन्हें कंट्रोल कर पाना बमुश्किल होगा। और इसी वजह से अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि फांसी की सज़ा तय समय से 12 घंटे पहले यानी कि सुबह 6 बजे के बजाय शाम को 7 बजे ही दे दी जाएगी। ये खबर सुन के सारे कैदी सुन्न हो चुके थे। बस उनकी निगाहें अपनी कोठरी के सामने से गुजरने वाले रास्ते पे लगी थी, क्योंकि इसी रास्ते से भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाया जाने वाला था। एक बार पहले भी जब भगत सिंह को इसी रास्ते से ले जाया जा रहा था तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीम सिंह सच्चर ने उनसे पूछा था कि आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। तब भगत सिंह का कहना था, इनकलाबियों को मरना ही पड़ता है क्योंकि इसी से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालतों में अपील से नहीं। वार्डन चरक सिंह भगत सिंह के अति प्रिय थे और उन्हीं की बदौलत लाहौर की द्वारिका दास लाइब्रेरी से किताबें निकलकर जेल में भगत सिंह तक पहुंच पाती थी, क्योंकि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक हुआ करता था। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी जीने के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनके 5 फुट 10 इंच का शरीर मुश्किल से ही उसमें लेट पाता होगा। फांसी से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। भगत सिंह ने मुस्कुरा के उनका स्वागत किया और पूछा, आप मेरी पुस्तक रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें पुस्तक दी तो वो बिना समय गवाए उनके सामने ही पुस्तक पढ़ने लगे, मानो उनके पास समय अब बहुत कम बचा था। मेहता ने उनसे पूछा, क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे? उन्होंने बिना किताब से मुंह हटाए बोला, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु के पास गए। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्दी मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो जेलर से उनका वो कैरम बोर्ड ले लें जो कुछ महीने पहले ही उन्होंने उनको दिया था। मेहता के जाने के कुछ देर बाद ही जेल अधिकारियों ने इन तीनों क्रांतिकारियों को एक खबर दे दी कि इन्हें समय से 12 घंटे पहले ही फांसी की सज़ा दी जा रही है। उस समय भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई पुस्तक लेनिन पढ़ रहे थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस पुस्तक का एक अध्याय भी पूरा नहीं करने दोगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि फांसी से 1 दिन पहले वो उन्हें उनके घर से खाना ला के दें, लेकिन बेबे उनका ये इच्छा पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें तय समय से 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई और बेबे को जेल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। फिर थोड़ी ही देर बाद इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए इनकी कोठरी से बाहर निकाला गया। तीनों ने अपने हाथ जोड़े और अपना आज़ादी का प्रिय गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा जब आज़ाद होंगे हम, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों को आखिरी स्नान करने को कहा गया। इन्हें काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन चेहरा खुला रखा गया। चरक सिंह ने भरत सिंह के कान में फुसफुसा के कहा, वाहे गुरु को याद करो।
भगत सिंह ने कहा, मैंने सारी ज़िंदगी भगवान को याद नहीं किया, बल्कि कई बार गरीबों के शोषण के लिए मैंने उन्हें कोसा भी है। अगर अब मैं वाहिगुरु को याद करूँगा तो वो सोचेंगे कि मुझसे ज़्यादा डरपोक कोई नहीं, मौत सामने देख के तब मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों को पदचापों के धीमे स्वर सुनाई देने लगे। साथ में भारी बूटों के ज़मीन में पड़ने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। धीमी आवाज़ में एक गाना भी सुनाई दे रहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अचानक कैदियों को भारी स्वर में नारे सुनाई देने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो। फांसी का तख्ता नज़दीक आ चुका था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया हुआ वो वचन पूरा करना चाहते थे कि फांसी के तख्ते से वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोडी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी ज़ोर से नारे लगाए कि यह आवाज़ सोडी के घर तक पहुंची। बाद में भगत सिंह के साथ बाकी जेल के कैदी भी नारा लगाने लगे। कहा जाता है कि उस दिन 15 मिनट तक जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजे। तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले जाने की इच्छा जताई। एक एक करके तीनों की रस्सियां खींच दी गई और उनके पैरों के नीचे लगे तख्ते को पाँव मार के हटा दिया गया। काफ़ी देर तक तीनों के सब तख्ते से लटकते रहे और अंत में उनके शवों को नीचे उतारा गया। वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट जनरल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट जनरल NS सोदी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस फांसी का एक जेल अधिकारी पे इतना बुरा असर हुआ कि जब उसे शवों की पहचान करने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। उसे अंग्रेजी सरकार द्वारा वहीं पे निलंबित कर दिया गया। फिर एक जूनियर अधिकारी ने इस काम को अंजाम दिया। पहले योजना थी कि इनके शवों को जेल के अंदर ही जला दिया जाएगा। फिर अंदेशा हुआ कि जेल से उठता धुआं देख के बाहर पब्लिक बेकाबू हो जाएगी। फिर आनन पानन में जेल के पीछे की दीवार तोड़ी गई, वहाँ से ट्रक बुलाया गया और इनके शवों को बहुत ही अपमानजनक तरीके से एक सामान की तरह उस ट्रक में लादा गया। रावी का जल स्तर कम होने के कारण सतलज के किनारे अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया। फिर तीनों के पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे लाया जाता है। अब तक रात के 10 बज चुके थे। कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुलाया जाता है। अभी सबों को आग लगाई ही गई थी कि गांव वालों को इसकी भनक लग जाती है। इतनी संख्या में गांव वालों को अपनी तरफ आता देख ब्रिटिश सरकार डर जाती है और अध जले शवों को वहीं छोड़ के अपनी वाहनों की तरफ भाग खड़ी होती है। पूरी रात गांव वाले उन शवों की पहरेदारी करते हैं। अगले दिन जिला मजिस्ट्रेट के दस्तक के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाया जाता है, जिसमें लिखा था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सतलुज नदी के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो ये थे भगत सिंह के वो आखिरी 12 घंटे। आशा करती हूँ इस वीडियो में सुनाई गई ये कहानी आज युवा पीढ़ी के दिलों में देशभक्ति को जगाने में कामयाब होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।